नमस्कार, आदाब। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी चाय पूरी हो चुकी है? एक नए लेक्चर के लिए और एक नए सेशन के लिए आप सब रेडी हो चुके हैं क्या? ओके, चलिए दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम एक बार फिर से अपने नए सेशन को लेकर हाजिर हैं दोस्तों। उस दिन तक, जिस दिन तक हमने आखिरी बार यानी कब परसों हमने पढ़ा था, हमने दोस्तों भील ट्राइब्स के बारे में ढेर सारी बातें की। भील ट्राइब्स के बारे में, भीलों के बारे में दोस्तों हमने ढेरों बातें की और यह समझा कि भील मध्य प्रदेश ही नहीं वरन पूरे भारत का यानी पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समूह है, सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। सोल ऑफ गॉड, आप सबको ईद मुबारक, नम्रता, गुड इवनिंग। ठीक, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों ब्लैक बोर्ड पे कंसिडर करते हैं, हम गोंड ट्राइब की तरफ मूव कर रहे हैं। भील जो है वो मध्य प्रदेश की और भारत की सबसे बड़ी ट्राइब है। भारत की यानी सेंसस 2011 के हिसाब से भील भारत की सबसे बड़ी ट्राइब और मध्य प्रदेश में भी लगभग 37 to 38% जो है वो भील पॉपुलेशन है और इस प्रकार से जनसंख्या के आधार पर भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइब हो जाती है। दोस्तों हमने डिस्कशन इस बात पर भी किया कि भीलों की संस्कृति क्या है, भीलों के डांसेस क्या हैं, भीलों के सॉन्ग्स क्या हैं। हमने भील पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा, भीलों का इकोनॉमिक सिस्टम देखा, भीलों का सोशल सिस्टम देखा। भीलों के बारे में हमने भीलों के अलग अलग आयामों को तलाशने की कोशिश की, भीलों के अलग अलग डायमेंशंस को और उनसे किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम के आ सकते हैं, परीक्षा उपयोगी तथ्यों को हमने खूब खंगाला और आप सब यदि उतना ही कर लेंगे तो आपके लिए परीक्षा के लिए वह सफिशिएंट होगा। दोस्तों आज हम आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़े जनजातीय समूह के बारे में। राइट, मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समूह के बारे में आज चर्चा करेंगे और वो है गोंड। दोस्तों भील और गोंड के बारे में सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। दोस्तों भील जो है वो मध्य प्रदेश के सबसे बड़ी लार्जेस्ट पॉपुलेशन ग्रुप है, सबसे लार्जेस्ट, ओके, या सबसे ज्यादा जनसंख्या भील जनजातीय समूह की है मध्य प्रदेश में। और लेकिन भील जो है दोस्तों हमारे वेस्टर्न मध्य प्रदेश में यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश में, वेस्टर्न मध्य प्रदेश या पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती है और करीब 5 ऐसे जिले हैं जहां पर भील पाई जाती है। तो भीलों का दोस्तों अगर हम भौगोलिक विस्तार देखें, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन देखें, तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में तक सीमित है, यानी वेस्टर्न ज्योग्राफिकल एरिया तक या वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट तक वो लिमिटेड है। वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट तक इनका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन जो है वो लिमिटेड है। दोस्तों दो प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। पहला, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बिल्कुल आपसे बिल्कुल, और उसका उत्तर नैसर्गिक उत्तर होगा बिल्कुल भील। बट दोस्तों आगे हम लोग अगर बात करें तो यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की उस जनजाति का नाम बताएं जो मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा भौगोलिक इलाकों में, सबसे अधिक जिलों में, या फिर हम यूं कहें कि मध्य प्रदेश की उस जनजाति का नाम बताएं जिसका भौगोलिक विस्तार सबसे ज्यादा है। मैं अपनी बात को पुनः दोहराता हूं, मध्य प्रदेश की उस जनजाति के बारे में बताएं जिसका भौगोलिक विस्तार सबसे ज्यादा है या वो सबसे ज्यादा जिलों में पाई जाती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भील नहीं, इसका उत्तर होगा गोंड। गोंड वह जनजाति है जिसका भौगोलिक विस्तार या फिर हम कहें ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन जो है वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। ओके, करीब 20 से 22 जिले ऐसे मध्य प्रदेश के हैं जहां पर गोंड जनसंख्या या गोंड आबादी आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इस चीज के पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। ऐतिहासिक कारण इसलिए कि मध्य प्रदेश में गोंडवाना साम्राज्य एक जमाने में एक बड़ा समृद्ध राज्य हुआ करता था। गोंडवाना राज्य के बारे में आप सबने एमपी हिस्ट्री में पढ़ा होगा। एमपी हिस्ट्री में आपने पढ़ा कि किस प्रकार गोंडवाना राज्य मंडला से निकलकर, मंडला डिंडोरी यहां से निकलते हुए बैतूल खंडवा खरगोन यहां होते हुए और नर्मदा के उस पार होशंगाबाद, हरदा, भोपाल, यहां तक आपको गोंड राज्य की सीमाएं लगती हुई दिखाई देंगी। यहां तक आपको
गोंड राज्य की सीमाएं लगती हुई दिखाई देंगी। यहां तक कि दमोह, जो बुंदेलखंड लगभग टच कर रहा है, वहां पर भी आपको गोंड राज्य की सीमाएं देखने को मिलेंगी। दमोह में दोस्तों एक बड़ा ही सिंगौरगढ़ का किला है, जो आज बड़े जर्जर अवस्था में है। आपने सिंगौरगढ़ का किला के बारे में नाम सुना होगा, सिंगौरगढ़ का किला। यह सिंगौरगढ़ का किला दोस्तों वही है जहां रानी दुर्गावती का विवाह हुआ था, जहां रानी दुर्गावती का विवाह हुआ था। और सिंगौरगढ़ का किला वही है जिसे रानी दुर्गावती ने अपनी राजधानी के रूप में स्थानांतरित किया था। यह सिंगौरगढ़ का किला यद्यपि आज बड़ी जर्जर अवस्था में है, लेकिन यह सिंगौरगढ़ का किला दमोह जिले में स्थित है। अब आप देख सकते हैं, दमोह जैसे ही जिला लगता है तो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का राज्य शुरू हो जाता है। तो कहां मंडला से इसकी भौगोलिक सीमाएं शुरू होती हैं और इसकी शाखाएं, इस राज्य की शाखाएं, सीमाएं जो हैं वो बुंदेलखंड टच कर रही हैं, भोपाल क्रॉस करके। ओके, भोपाल का भौगोलिक विस्तार क्रॉस करके आप बुंदेलखंड तक टच कर रहे हैं, दमोह जिले तक पाया गया है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा, भोपाल में तो आपने सुना है, सिहोर में, भोपाल में रानी कमलापति, सिहोर में आपका जो गिन्नौरगढ़ का किला है वो भी गोंड राजा के द्वारा, गोंड रानी के द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों ये एक बड़ा अच्छा प्रश्न एमपीपीएससी में बन सकता है। आज तक पूछा तो नहीं गया, लेकिन यह प्रश्न जरूर बन सकता है कि मध्य प्रदेश की उस जनजाति के बारे में बताएं जो मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा जिलों में फैली हुई है। Name that tribe of Madhya Pradesh which has a geographical expansion over the maximum districts of Madhya Pradesh. And the answer is Gond tribe. Because Gond were once upon a time great rulers. Gond had a very deep rooted kingdom in the western part, in the south central part of Madhya Pradesh. And the branches of Gond dynasty, spreaded across the districts of Narmada. Starting from Mandla, Chhindwara, Baitul, from the southern part of Narmada, the Gond dynasty, the Gond kingdom, the branches of Gond kingdom reached to the districts of Damoh, which is partially a district which comes under contemporary circumstances in Bundelkhand division. So since such a huge geographical expansion of Gond is seen in Madhya Pradesh, that gives him the tag of most spreaded scheduled tribe of Madhya Pradesh. आई होप इट्स क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। तो पहला प्रश्न गोंडों पर यह ही बन सकता है, दोस्तों आइए समझने की कोशिश करते हैं। आगे हम लोग गोंडों के बारे में और बातें जानने की कोशिश करते हैं। ओके, ये लार्जेस्ट नहीं, सेकंड लार्जेस्ट है। सबसे बड़ी लार्जेस्ट ट्राइब जो है दोस्तों हमारी भील ट्राइब है। भारत की सबसे बड़ी ट्राइब जो है वो कौन सी है? भील। कुछ किताबों में यह देखने को मिलता है जहां गोंड को सबसे बड़ा जनजातीय समूह कहा गया, लेकिन 2011 के सेंसस के हिसाब से भील जो है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ओके, इसके अलावा दोस्तों बात करें, यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय समूह है, राइट, 33.25%। दोस्तों भील जो है वो करीब 38% है और दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह हमारे यहां का गोंड है। ओके, और गोंड जो है वो भौगोलिक रूप से कई जिलों में विस्तृत है, कई जिलों में फैला हुआ है। तो इसके लिए कोई एक जिला, दो जिला या तीन जिले आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश के करीब 15 से 20 जिलों में गोंड जनजाति पाई जाती है। इज दैट क्लियर? बट प्रश्न यह बन सकता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में गोंड जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है। मैं अपनी बात को पुनः दोहराता हूं, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा गोंड जनजाति पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा छिंदवाड़ा। यह आप सब याद रखिएगा, किस जिले में सबसे ज्यादा गोंड आबादी पाई जाती है? आंसर है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिले में गोंड ट्राइब की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन, ठीक, हाईएस्ट पॉपुलेशन पाई जाती है। यह एक अच्छा प्रश्न जो है वो दोस्तों बन सकता है। यदि हम भीलों के बारे में बात करें तो भीलों की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो धार जिले में पाई जाती है, धार जिले में। ओके, तो ये दोनों चीजें ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है बिकॉज ट्राइब्स जो है वो अलग से एक टॉपिक हमारे कैरिकुलम में जुड़ चुका है। तो अलग अलग ट्राइब्स और खासतौर से मुख्य ट्राइब भील, गोंड, कोल, ये सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती हैं? अब ये तथ्य काफी ज्यादा परीक्षा उपयोगी हो गया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भील जो है वो सबसे ज्यादा धार जिले में पाए जाते हैं और आपको ये बात पता ही है। और गोंड जो है वो सबसे ज्यादा जो है दोस्तों छिंदवाड़ा जिले में पाई जाते हैं। करीब 6 लाख की आबादी जो है वो गोंडों की छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, गोंड वर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो गोंड वर्ड जो है वो तेलुगु वर्ड से निकला है। इसका मतलब होता है कोंड।
जो एक्चुअली में कोंड हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तित हो होकर वो गोंड बन गया। और इस कोंड वर्ड का मतलब होता है माउंटेन्स। गोंड वर्ड का मतलब होता है दोस्तों माउंटेन्स, हिल्स। दोस्तों गोंड वर्ड का मतलब ही होता है माउंटेन। ओके, गोंड वर्ड एक तेलुगु वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है माउंटेन या पहाड़। भील शब्द के बारे में दोस्तों हमने बात की थी, तो भील शब्द का मतलब जो होता था वो होता था बो यानी धनुष। दोस्तों बो धनुष था, इसके कारण जो बो है वो भीलों के लिए एक बड़ा ही सेक्रेड इंस्ट्रूमेंट है या बहुत ही सेक्रेड वेपन है, राइट। भील इसको सिर्फ और सिर्फ एक मिलिट्री यूज नहीं करते, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व जो है वो धनुष का है। जैसा कि हमने आपको बताया कि भीलों में एक विशेष प्रकार की प्रथा चलती है, जब 12वां वर्ष होता है एक बच्चे के जन्म का, तो उसके राइट आर्म पर एक बो का निशान या एक बो का टैटू जो है वो लगवाया जाता है। तो भीलों के जनजीवन में, सामाजिक जीवन में सिर्फ और सिर्फ इसका एक मिलिट्री यूज नहीं होता, सैन्य उपयोग नहीं होता, बल्कि इसका सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन में भी बो का या धनुष का एक बहुत ही गहरा महत्व या गहरा जुड़ाव है। दोस्तों उसी प्रकार गोंड वर्ड का मतलब माउंटेन होता है। और माउंटेन वर्ड जो है वो, माउंटेन या पहाड़ जो है दोस्तों, ये भीलों में इसका एक धार्मिक महत्व है दोस्तों। जब हम गोंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे और गोंडों के द्वारा बनाए गए अलग अलग फोर्ट्स का जब हम अध्ययन करेंगे, तो हम ये पाएंगे, जब हम गोंड स्थापत्य कला या गोंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे और गोंडों के द्वारा बनवाए गए अलग अलग हिल्स, अलग अलग फोर्ट्स, अलग अलग पैलेसेस के बारे में देखेंगे, तो वहां पर हम ये पाएंगे दोस्तों कि गोंड स्थापत्य कला में सबसे ज्यादा महत्वता दी गई है हिल फोर्ट्स को। सबसे ज्यादा महत्वता दी गई है हिल फोर्ट्स को। दोस्तों किले कई प्रकार के होते हैं, वाटर फोर्ट्स होते हैं, फॉरेस्ट फोर्ट्स होते हैं, राइट। वाटर फोर्ट्स यानी जो चारों तरफ से किसी वाटर बॉडी से सराउंडेड हो। इसके बाद आपका फॉरेस्ट फोर्ट्स होते हैं जो चारों तरफ से किसी जंगल से सराउंडेड हो, जैसे कि बांधवगढ़ हमारा, राइट। और एक होता है हिल फोर्ट, यानी जो ऊंचाई पर स्थित हो। गोंडों के द्वारा बनवाए गए सारे किले में से ज्यादातर, करीब 90% दोस्तों हिल फोर्ट हैं। और यह बतलाता है कि गोंड स्थापत्य कला में माउंटेन यानी कि पहाड़ का कितना ज्यादा एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो गोंडों का सिर्फ वर्ड माउंटेन नहीं है, गोंडों की एक आस्था, एक सांस्कृतिक जुड़ाव, एक धार्मिक जुड़ाव जो है वो पहाड़ों के साथ देखी गई है। और उस जो एक प्रकार से एक रिलीजियस इंक्लिनेशन या एक स्पिरिचुअल अफेक्शन जो माउंटेन के प्रति हमारे गोंड रखते हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रभाव, डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो गोंड आर्किटेक्चर में भी देखने को मिलता है। इसीलिए ज्यादातर गोंड फोर्ट्स जो बनवाए गए हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे गोंड आर्किटेक्चर में, वो हिल फोर्ट्स है। इज दैट क्लियर? हिल फोर्ट्स है। तो यहां पर हमने गोंड वर्ड का मतलब गोंड वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है माउंटेन। यह एक तेलुगु शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है पहाड़। इज दैट क्लियर? चलिए, अच्छा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अपने आप को कायतोर कहलवाना पसंद करते हैं। कायतोर। अच्छा दोस्तों, मैंने आप सबको एक बात बतलाई थी, मैंने आपको बतलाया था कि भील अपने आप को दोस्तों मामा कहलाना पसंद करते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, भील अपने आप को मामा कहलवाना पसंद करते हैं, तो गोंड अपने आप को कायतोर कहलवाना पसंद करते हैं। ये एक ऐसा वर्ड है जिससे एक दूसरे को संबोधन दिया जाता है गोंड कम्युनिटी में। कायतोर। मैं इंग्लिश में लिख दूं, कायतोर ये वर्ड है जिसके जरिए गोंड समुदाय एक दूसरे के साथ अपना संबोधन जो है वो देता है। आगे बात करें दोस्तों, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं गोंड के बारे में, बड़े ओपनिंग रिमार्क्स हैं जिसके बारे में हमने चर्चा की। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों आइए कुछ और तथ्यों पर जो परीक्षा उपयोगी है उनके बारे में चर्चा हो। उससे पहले यदि आपको किसी प्रकार के प्रश्न हो तो आप सब मुझसे पूछ सकते हैं। पिछले और नए में। मैं 30 सेकंड का एक पॉज ले रहा हूं। देखिए, अगर एक और बात बताना चाहूं कि अगर हम बात करें, गोंड जो है वो मध्य प्रदेश के किस ट्राइबल बेल्ट में पाए जाते हैं? दोस्तों आपको याद होगा, मैं रिवाइज करा दूं,
हमने मध्य प्रदेश के 4 अलग अलग ट्राइबल बेल्ट्स देखे थे। एक था हमारा ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट, एक था हमारा ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट, ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट जिसे आप पूर्वी जनजातीय क्षेत्र कर रहे थे। दूसरा था हमारा साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट, साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट जिसे आप दक्षिण पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र कह रहे थे। उसके बाद हमारा था वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट जिसे आप पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र कह रहे थे। और चौथा था हमारा नॉर्दर्न ट्राइबल बेल्ट जिसे आप उत्तरी जनजातीय क्षेत्र कह रहे थे, नॉर्दर्न ट्राइबल बेल्ट कह रहे थे। दोस्तों हमने इसके बारे में मेजर ट्राइब्स के बारे में पढ़ा था। ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में सबसे महत्वपूर्ण जनजाति जो पाई जाती है कोल, इसके अलावा कुछ माइनर ट्राइब्स भी पाई जाती है, तब मैंने आपको बताया था। वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में सबसे ज्यादा जो प्रमुख जनजाति पाई जाती है दोस्तों वो भील पाई जाती है। और नॉर्दर्न ट्राइबल बेल्ट जो कि सबसे कम पॉपुलेटेड है पूरे मध्य प्रदेश में, उत्तरी जनजातीय क्षेत्र, वहां पर सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो बचा कौन सा? साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट। साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट पे दोस्तों गोंड जो है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और गोंडों का विस्तार नर्मदा नदी के उत्तर और नर्मदा नदी के दक्षिण में भी है। यानी यह वह जनजाति है जो नर्मदा के इस पार भी पाई जाती है और उस पार भी, यानी नर्मदा के उत्तरी क्षेत्र और नर्मदा के दक्षिणी क्षेत्र दोनों जगह गोंडों का विस्तार जो है दोस्तों वो देखने को मिलता है। तो साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट की सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों कौन सी है? गोंड है। और यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। दोस्तों आप पहला फैक्ट देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, यह मां नर्मदा के दोनों ओर स्थित है। ये जनजाति जो है वो मां नर्मदा के दोनों ओर स्थित है। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि टेरिटोरियली मोस्ट स्प्रेडेड ट्राइब, यानी मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली ट्राइब है। इसके अलावा हमने आपको बताया साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट में पाई जाती है। साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट की सबसे बड़ी जनजाति है और इसमें भी सबसे ज्यादा जो है दोस्तों ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। कहां? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक पाई जाती है। अब आप देख सकते हैं हमने कुछ लिख रखा है, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लेकिन मैंने बताया गोंडों के यदि आप भौगोलिक विस्तार देखने पर जाएंगे कि गोंड कितने जिलों में पाई जाती है तो यहां बोर्ड कम पड़ जाएगा, हम लोग लिख नहीं पाएंगे गोंड कितने जिलों में पाई जाती है। बट मुख्यतः अगर हम बात करें तो मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा जो हैं ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर गोंड पाए जाते हैं। और बैतूल, यहां पर एक और लिख लीजिएगा, बैतूल भी वह डिस्ट्रिक्ट है जहां सब बहुत ज्यादा गोंड पाए जाते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा गोंड पॉपुलेशन जो है वो छिंदवाड़ा में पाई जाती है। मैंने आपको 6 लाख बताया था और अपडेटेड डाटा है करीब 6.2 लाख की जो पॉपुलेशन है गोंडों की वो छिंदवाड़ा में पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इज दैट क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, छिंदवाड़ा। ओके, ध्यान रखिएगा। अब हम आइए गोंडों के बारे में कुछ और बात करने की कोशिश करते हैं। हम कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि गोंडों की सोसाइटी के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे पहला है हमारा मुकद्दम। यह एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। देखिए, अब आप बोलोगे सर सोसाइटी पर क्वेश्चन आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। एक तरफ लिख दिया सारी सोसाइटी के हेड, पंचायत के हेड लिख दिए, दूसरी तरफ ट्राइब लिख दिया कि भीलों के पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं, गोंडों के पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं, कोरकुओं के पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं और कोल के पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं, और 4 ऐसे दे दिए यहां पर। तो जरा आप लोग पंचायत के मुखिया वगैरह याद रखिएगा किसके किसके कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, मुकद्दम जो है वो गांव का मुखिया होता है। अच्छा, मैं जब बोल रहा हूं गांव का मुखिया होता है तो आप लोग बिल्कुल नहीं समझेंगे कि पंचायत का मुखिया होता है। दोस्तों गांव का जो मुखिया होता है उसके पास प्रशासनिक अधिकार होते हैं, यानी गांव का जो प्रशासन है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, यह काम जो है वो गांव के मुखिया का होता है। लेकिन पंचायत का मुखिया जो होता है दोस्तों, पंचायत का जो मुखिया होता है वह एक न्यायविद होता है। न्यायविद का मतलब यह नहीं जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी हो या बहुत बड़ा लीगल एक्सपर्ट हो। वो न्यायविद इसलिए क्योंकि गोंडों का जो कस्टमरी लॉ है, गोंडों के जो सामाजिक कानून है, उसका वो सबसे बड़ा ज्ञाता होता है। वह एक विधि विशेषज्ञ है और उसके पास एडजुडिकेटिंग पावर है, यानी न्याय करने की शक्ति उसके पास है। तो यदि हम बात करें कि पंचायत का मुखिया कौन होता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, मांझी, देशमुख या भोई कहते हैं उसे, मांझी, देशमुख या भोई कहते हैं। यह होता है गोंड पंचायत का मुखिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गोंड पंचायत का मुखिया। और
ट्राइबल पंचायतों के पास दोस्तों एडजुडिकेशन पावर्स होती है, यानी ये एक न्यायालय की तरह, कोर्ट ऑफ लॉ की तरह काम करते हैं। इनका कार्य होता है ट्राइबल्स के कस्टमरी लॉ को एडजुडिकेट करना, उन्हें एनफोर्सिएबल बनाना, या फिर हिंदी में कहें उन्हें प्रवर्तनीय बनाना। तो इनके पास न्यायालय की शक्ति होती है अपने कस्टमरी लॉस, अपने सामाजिक नियम कानून कायदों को प्रवर्तनीय बनाने की। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो पंचायत का मुखिया और गांव का मुखिया दो अलग अलग व्यक्ति हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा एक चीज आप सब, कि इसका काम यानी मुकद्दम का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का है। यह गांव का मुखिया है, राजस्व कलेक्शन राइट, और पूरे एक सामाजिक समन्वय की स्थिति बनी रहे, सामाजिक सौहार्द की स्थिति बनी रहे, यह कार्य जो है मुकद्दम का है। सामाजिक समन्वय, सामाजिक सौहार्द, सोशल हार्मनी, सोशल कोऑर्डिनेशन, सोशल कोहेजन जो है वो बना रहे, यह कार्य होता है मुकद्दम का होता है। लेकिन मांझी, देशमुख या भोई का काम होता है कस्टमरी लॉज को क्या करना, एनफोर्सिएबल बनाना। इज दैट क्लियर? तो एक प्रकार से यह न्यायालय का काम करता है, तो ऐसे में यह ज्यादा पावरफुल हो जाता है मांझी, देशमुख या भोई। इज दैट क्लियर? मांझी, देशमुख या भोई। दोस्तों कुछ किताबें मुकद्दम को भी हेड ऑफ द पंचायत समझती हैं, राइट, हेड ऑफ द पंचायत समझती है। बट आप सब ध्यान रखिएगा, हेड ऑफ द पंचायत और हेड ऑफ द विलेज दो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, दो अलग अलग व्यक्ति हैं। तो कुछ किताबों में आपको बिल्कुल पंचायतों का मुखिया, गोंड पंचायतों का मुखिया जो है वो मुकद्दम देखने को मिल जाएगा। तो यदि ऑप्शन में कभी आपको देखने को मिल जाए कि भाई मुकद्दम एक तरफ लिखा हुआ है और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप सेफ ऑप्शन के लिए मुकद्दम पर जा सकते हैं। लेकिन बारीक अंतर क्या है मुकद्दम और मांझी, देशमुख में, मैंने आपको क्लियर कर दिया। यदि आपके पास ऑप्शन में मांझी, देशमुख या भोई नहीं है तो आप मुकद्दम पे जा सकते हैं, मुकद्दम पर जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? उसे हेड ऑफ द विलेज या हेड ऑफ द पंचायत बना करके, क्योंकि बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेस में यह बात मेंशन है। तो यदि किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी होती है लैक ऑफ ऑप्शन में, तो मुकद्दम का आंसर सही माना जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि आप जनजातीय अध्ययन, जनजातीय संस्कृति पर और शोध करेंगे, जनजातीय समाज पर और शोध करेंगे, अन्वेषण करेंगे, राइट, अनुसंधान करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दोनों इंस्टीट्यूशंस में फर्क है। इज दैट क्लियर? दोनों इंस्टीट्यूशंस में दोस्तों क्या है, फर्क है मुकद्दम और मांझी में। ओके, बट मैं अगेन बोल रहा हूं, अगर ऑप्शन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप मुकद्दम को हेड ऑफ द पंचायत मान सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, ठीक। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं हेड ऑफ, ये हो गया हमारा हेड ऑफ द पंचायत का मुखिया। अब हम बात करें दोस्तों प्रधान के बारे में, बात करते हैं प्रधान। दोस्तों प्रधान वर्ड है, प्रधान भी लिखने को मिल जाता है और प्रधान भी, ध्यान रखिएगा, कहीं कुछ किताबें इसे प्रधान कहती हैं, इंग्लिश में प्रधान कहती हैं, कहीं कहीं पर यहां पर प्रधान भी लिखा हुआ मिल जाता है। दोस्तों प्रधान या प्रधान जो है ये प्रीस्टली क्लास ऑफ गोंड है, यानी गोंडों का पुजारी वर्ग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रधान जो है वो गोंडों का पुजारी वर्ग है, गोंडों का पुजारी वर्ग है। दोस्तों मैंने आपको कुछ दिन पहले एक फैक्ट के बारे में बताया था कि प्रधान जो है दोस्तों वो पूरे समूचे मध्य प्रदेश के सबसे शिक्षित या हम यूं कहें लिटरेट सब ट्राइब है। दोस्तों ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधान जो है, जो गोंडों के यहां पुजारी का काम करते हैं, राइट, गोंडों के यहां पुजारी का काम करते हैं, ये गोंडों के में सबसे ज्यादा लिटरेट लोग होते हैं। ओके, सबसे ज्यादा लिटरेट लोग होते हैं और इन्हीं लिटरेसी की वजह से ये आज की डेट में इन्हें एलीट गोंड्स भी कहा जाता है या कुलीन गोंड भी कहा जाता है। दोस्तों प्रधान और प्रधानों की लिटरेसी की वजह से, इनके एकेडमिक एक्सीलेंस की वजह से, हम यूं कहें कि इनके शैक्षणिक स्तर की वजह से, इन्होंने आज अपनी एक अलग सामाजिक पहचान बना ली है और अपने आप को गोंडों से काफी हद तक डिसएसोसिएट यानी अलग कर लिया है। और अब वो सारे गोंडों की संस्कृतियां, रिवाज, ट्रेडिशंस को बहुत ज्यादा नहीं मानते, आंशिक तौर पर मानते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मानते, और ये आज अपनी एक विशिष्ट सामाजिक पहचान बनाकर कार्य करते हैं। ध्यान रखिएगा, विशिष्ट सामाजिक पहचान बनाकर कार्य करते हैं। सर आवाज बहुत कम आ रही है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, एक बार चेक कीजिए। एक बार चेक करें अखिलेश भैया, प्लीज न्याय करें। नहीं आ रही है तो पहले का मैसेज है क्या?
मेरी आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है? प्लीज आप सब मुझे कन्विंस कर दें एक बार, क्या मेरी आवाज आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है? रौनक, निखिल, एवरीवन माय डियर फ्रेंड, क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? प्लीज आप सब मुझे एक बार कंफर्मेशन दे दें, वरना पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी बच्चों। आ रही है ललित भाई, आवाज आ रही है। अरे आप भी हैं क्या ललित भाई? अच्छी बात है। घर पे सब ठीक है ललित? ललित कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलिए। बहुत स्पष्ट आ रही है। कुछ पूछा है ललित मैंने? घर पे सब ठीक है? चलिए दोस्तों, पुराने स्टूडेंट्स मिल जाते हैं तो घर परिवार का हालचाल थोड़ा हो जाता है। ओके दोस्तों, प्रधान के बारे में अगर हम बात करें तो प्रीस्टली क्लास ऑफ गोंड है या गोंडों का एक पुजारी वर्ग है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें एक और टर्मिनोलॉजी, कोयला भूतिस। ओके, ये याद रखिएगा, एक और टर्मिनोलॉजी, प्रधान जो है वो पुजारी वर्ग है, और दूसरा अगर हम बात करें कोयला भूतिस, ये नाचने वाले गोंडों को कहा जाता है, कोयला भूतिस। ओके, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, कोयला भूतिस, ये भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है दोस्तों। नाचने वाले गोंड को, यानी गोंडों में जो प्रोफेशनल डांसर्स होते हैं, गोंडों में जो प्रोफेशनल डांसर्स होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें ध्यान रखिएगा, कोयला भूतिस कहा जाता है। नर्तक समुदाय होता है, डांस करने वाला समुदाय होता है। इसके बाद दोस्तों अगरिया के बारे में अगर हम बात करें तो अगरिया जो है, राइट, अगरिया जो है दोस्तों वो आयरन का, लोहे का काम करने वाले लोहार होते हैं, यानी ब्लैकस्मिथ्स। ओके, अगरिया जो है दोस्तों क्या होते हैं? अगरिया लोहे का काम करने वाले लोग होते हैं, अगरिया। उसके बाद अगर हम बात करें सुल्हास के बारे में बात करें तो कारपेंटर्स होते हैं। सुल्हास जो होते हैं दोस्तों वो बढ़ई होते हैं। ओके, और अगर बरवा के बारे में बात करें, बरवा, तो ये बरवा या ओझा दोस्तों, ओझा भी कहा जाता है, कहीं कहीं आपको बरवा भी देखने को मिलेगा। ओझा जो है, मुख्यतः ओझा जो है ये तांत्रिक होते हैं। ओके, मुख्यतः ओझा जो है दोस्तों वो तांत्रिक होते हैं। आइए फटाक से क्विकली रिवीजन करें। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें मुकद्दम जो होते हैं, मुकद्दम, एक बार फिर से मेरे साथ आप सब रिवाइज कर लीजिए। मुकद्दम्स जो होते हैं दोस्तों, मुकद्दम वो क्या होते हैं? हेड ऑफ द विलेज, हेड ऑफ द विलेज। मैंने आपको कैविएट, ये कॉशन दिया है दोस्तों, हेड ऑफ द विलेज, यानी आपको एक कॉशन दिया है कि भाई हेड ऑफ द विलेज और हेड ऑफ द पंचायत दो अलग अलग लोग होते हैं, दो अलग अलग लोग होते हैं। लेकिन यदि आपको ऑप्शन में नहीं मिलता तो आप मुकद्दम को हेड ऑफ द पंचायत बोल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो मांझी, देशमुख और भोई, मांझी, देशमुख और भोई। ओके, ये जो होते हैं दोस्तों ये माने जाते हैं हेड ऑफ द पंचायत, यानी पंचायत के मुखिया, हेड ऑफ द पंचायत। और पंचायत के पास क्या है दोस्तों? पंचायत का काम होता है गोंडों के कस्टमरी लॉ, सामाजिक कानूनों को प्रवर्तनीय बनाना, एनफोर्सिएबल बनाना। ओके, इसके बाद दोस्तों हमने बात की प्रधान की। प्रधान जो है वो प्रीस्टली क्लास होता है। क्या होता है? प्रीस्टली क्लास। अगर हम बात करें प्रधान की तो प्रधान जो है वो पुजारी वर्ग होता है या प्रीस्टली क्लास होता है। ओके, प्रीस्टली क्लास होता है। दोस्तों जो मेरे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी थोड़ा ट्राइब्स को हिंदी में ही लिखें, क्योंकि अंग्रेजी में जैसे इसका ट्रांसलेशन होता है ना, अंग्रेजी में प्रधान, कोयला भूतिस, मांझी, मुकद्दम, ओके, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो हिंदी में जरा जो क्या लिख रहे हैं, क्या अक्षर जा रहा है, उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि किताबें ज्यादातर हिंदी में लिखी गई हैं। तो अगर उन्होंने कुछ स्पेलिंग दे दी और आप पढ़ नहीं पाए, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस हो गया, तो आपको हिंदी ट्रांसलेशन पे जाना पड़ेगा। ओके, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों कोयला भूतिस जो होते हैं, कोयला भूतिस, आपकी कॉपी में आपने लिखा कोयला भूतिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। कोयला भूतिस ये होते हैं क्या? डांसर्स, भूत की तरह डांस करते हैं, भूत जो होते हैं डांस करते हैं ना। ओके, कोयला भूतिस, आप सब ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने बात किया अगरिया। अगरिया जो होते हैं, अगरिया ये लोहे का काम करने वाले लोग होते हैं। अगरिया लोहे का काम, आप ऐसे याद कर सकते हैं। एजी जो है एक मेटल होता है, ओके, अर्जेंटम मेटल होता है और लोहा भी एक मेटल होता है। तो अगरिया जो है, अगरिया
एजी शॉर्ट में आप याद करिए, अगरिया जो होता है वो लोहे का काम करने वाले होते हैं। इसके बाद हम सोल्हास के बारे में बात करें, सोल्हास के बारे में, तो सोल्हास जो होते हैं बढ़ई यानी कारपेंटर जो है वो होते हैं, बढ़ई या कारपेंटर होते हैं। ये दोस्तों आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। और ओझा जो होते हैं वो तांत्रिक होते हैं। ये सब क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, मुकद्दम को गोटिया भी कहा जाता है कहीं कहीं पर, ध्यान रखिएगा, मुकद्दम को कहीं कहीं पर गोतिया भी कहा जाता है, यानी गांव के मुखिया को गोतिया या मुकद्दम, दोनों ही वर्ड्स का प्रयोग देखने को मिलता है। यह है गोंड समाज। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ओके, हमने दोस्तों अभी कार्य के आधार पर गोंडों का क्लासिफिकेशन देखा, राइट। वी हैव सीन द क्लासिफिकेशन ऑफ गोंड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। अभी हमने कार्य के आधार पर गोंड समाज का वर्गीकरण देखा था। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग रेसिडेंस या हम कह सकते हैं आर्थिक आधार पर, आर्थिक जीवन के आधार पर या फिर आर्थिक जीवन के आधार पर हम उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। एक दूसरा क्लासिफिकेशन, एक होता है दोस्तों राजगोंड। राजगोंड जो होता है वो रॉयल क्लास ऑफ गोंड है। थोड़ी देर पहले मैंने आप सबको बताया था, कि गोंडवाना डायनेस्टी एक जमाने में मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी डायनेस्टी हुआ करती थी। मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े भूभाग पर उसकी शाखाएं फैली हुई थी। तो ऐसे में राइट, गोंड समुदाय से ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि उस राजवंश से आते हों या एक ब्लू ब्लड से आते हों। ओके, ब्लू ब्लड का मतलब होता है शाही खून, शाही डीएनए जिनके अंदर हो। तो वो लोग जो एलीट या रॉयल क्लास से आते हों उन्हें राजगोंड कहा जाता है, और कॉमन लोग जो होते हैं जो कि एलीट या उस रॉयल क्लास से नहीं आते उसे धूर्गोंड कहा जाता है। तो राजगोंड और धूर्गोंड आप सब याद रखिएगा। राजगोंड या मित्र लिखा शाही वर्ग और धूर्गोंड में यानी आम आदमी या आम लोग, ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, हिंदी ग्रंथ एकेडमी की कुछ किताबों में यह बात भी लिखी हुई है। ओके, खासतौर से सुरेंद्र मिश्रा ने यह बात लिखी है हिंदी ग्रंथ एकेडमी में कि गोंड जब रूलर्स हुआ करते थे, गोंडवाना डायनेस्टी जब हुआ करती थी, तो गोंडवाना डायनेस्टी चूंकि एक बहुत बड़ी डायनेस्टी थी, तो गोंड लेकिन उस वक्त वनवासी माने जाते थे। तो उन्होंने अपना सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए राजपूत हिंदुओं के कुछ ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस को फॉलो करना शुरू कर दिया। ओके, उनके कल्चरल, उनके रिलीजियस एस्पेक्ट को, सांस्कृतिक धार्मिक चीजों को की तरफ झुकाव दिखाना शुरू कर दिया ताकि वो अपना सामाजिक स्तर ऊंचा उठा सके। तो ऐसे गोंड, बकौल सुरेंद्र मिश्रा जो हिंदी ग्रंथ एकेडमी पुस्तक लिखते हैं, उन्होंने यह बात बोली कि ऐसे गोंड जो सामंती गोंड हैं और अपने सामंती दायित्वों का अपने सामंती दायित्वों का या फ्यूडल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इफेक्टिवली पूरा करने के लिए, पूरी दक्षता के साथ उसे पूरा करने के लिए उन्होंने समय के साथ राजपूत हिंदू रूलर्स के द्वारा की जाने वाली रिलीजियस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अपना लिया। तो एक तरह से हम कहें वो हिंदुइज्म के ज्यादा करीब चले गए। इन शॉर्ट, इन नटशेल वी कैन से दैट दोज रूलर्स और दोज elite people of Gonds who during the time of Gondwana came closer to Hinduism, aborted the practices of Gond culture, became Rajgond. तो आज भी दोस्तों शहरों में रहने वाले वो गोंड जो राजगोंड की कैटेगरी में जिनको रख सकते हैं, राजगोंड के वर्गीकरण में जिनको हम रख सकते हैं दोस्तों, वो लोग हैं जो ज्यादातर गोंड संस्कृतियों के साथ अपना एक डिसएसोसिएशन शो कर चुके हैं और वो काफी हद तक हिंदुइज्म की तरफ फुलफिल हो चुके हैं। अब आप बोलोगे सर क्या गोंड धर्म हिंदू धर्म की अनुयायी नहीं है? मैं गोंड ये बात नहीं बोल रहा हूं। गोंड भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, गोंडों में भी मैक्सिमम जो है हिंदू धर्म को माना जाता है। लेकिन गोंडों की कला और संस्कृतियों में थोड़ी भिन्नता है। हिंदू धर्म की तुलना में गोंडों की कला और संस्कृति में, उनके सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में थोड़ी बहुत भिन्नता है। लेकिन रॉयल क्लास ऑफ गोंड वंस अपॉन अ टाइम अपने सामाजिक स्तर को राजपूतों के इक्विवेलेंट दिखाने के लिए, ऐसा हिंदी ग्रंथ एकेडमी कुछ किताबें कहती हैं, हिंदू धर्म के नजदीक चले गए, हिंदू धर्म की प्रैक्टिसेस को, रिलीजियस एस्पेक्ट्स को फॉलो करने लग गए और वो कहला गए राजगोंड, और जो बच गए वो कहलाए धूर्गोंड। In short, the elite class of Gond or the royal class of Gond is known as Rajgond, right? And the commoner Gonds who does not belong to the elite class or royal class, does not belong to blue blood, are actually known as धूर्गोंड। अच्छा, और तीसरा क्लासिफिकेशन है जिसे मुरिया कहते हैं। अच्छा दोस्तों, मुरिया कोई अलग से ट्राइब नहीं है। छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में
ज्यादातर मुरिया ट्राइब्स पाई जाती हैं और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर मुरिया ट्राइब्स देखी गई है। मुरिया कोई विशेष अलग से ट्राइब नहीं है। गोंडों में जो सबसे ज्यादा सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं, मैं अपनी बात को पुनः दोहराता हूं, विद इन द गोंड्स, दोज पीपल और दोज कम्युनिटी who are at the lowest rank of or the lowest echelon of social ladder, who are the most backward socially, educationally, economically, right, came to be known as Muria. गोंडों के अंदर सामाजिक, आर्थिक, अकादमिक, शैक्षणिक रूप से सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई जनजाति, किसी भी सामाजिक और आर्थिक पैमाने पर, संकेतक पर सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई जनजाति जो है दोस्तों, वो मुरिया ट्राइब कहलाती है। तो मुरिया कोई अलग से ट्राइब नहीं है। मुरिया या मारिया, ध्यान रखिएगा, ये अति पिछड़े गोंड कहलाते हैं। अति पिछड़े गोंड। तो यदि आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए अति पिछड़ी गोंड जनजाति को क्या कहा जाता है, आंसर है मुरिया। या मुरिया क्या है, अति पिछड़े गोंड। ये ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो राजगोंड, धूरगोंड और मुरिया, ये एक अलग प्रकार का क्लासिफिकेशन है सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर के आधार पर। इससे पहले जो हमने क्लासिफिकेशन देखा गोंडों का दोस्तों, इससे पहले जो क्लासिफिकेशन देखा, जिसमें हमने मुकद्दम देखा, मांझी देखा, प्रधान देखा, कोयला भूतिस देखा, अगरिया देखा, सुल्हास देखा, ये कार्य के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। दिस वॉज द क्लासिफिकेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। लेकिन अभी जो हमने वर्गीकरण देखा दोस्तों, ये पूरी तरीके से सामाजिक आर्थिक विकास या सामाजिक आर्थिक संकेतकों पर, कि कितनी आर्थिक स्थिति किस समुदाय की कितनी है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, इसके आधार पर जो है ये वर्गीकरण किया गया है। आई होप इट्स क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, मैरिजेस पर आते हैं हम सब। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, शादियां, विवाह। शादियां अच्छा नहीं लगता, विवाह, ठीक, विवाह दोस्तों सबसे पहले है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला विवाह है चढ़ विवाह। ध्यान रखिएगा, मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं, इसको जरा मेरे साथ साथ पढ़ते चलिए आप सब। सबसे पहला विवाह है चढ़ विवाह। सबसे पहला विवाह दोस्तों कौन सा है, चढ़ विवाह। चढ़ विवाह वह विवाह है, ध्यान रखिएगा, चढ़ विवाह जो है वो एक ऐसे प्रकार का विवाह है जहां पर दूल्हा पक्ष जो है वो बारात लेकर दुल्हन के घर तक जाता है। ओके, दूल्हा पक्ष अपने मतलब बारातियों के साथ, पूरे कैवलकेड के साथ, पूरे काफिले के साथ जो है वो दुल्हन के घर जाता है और वहां से उसको ले आता है। अब बोलोगे सही, तो बिल्कुल नॉर्मल प्रैक्टिस है, बिल्कुल नॉर्मल प्रैक्टिस है। लेकिन गोंड समुदाय के अंदर राइट अलग अलग जो विवाह पद्धतियां हैं, अलग अलग जो विवाह के प्रकार है, उसमें से एक है। इसका उल्टा भी होता है। उल्टा कौन सा, आइए देखते हैं दोस्तों। सब दूसरा है पठौनी विवाह। आप देख सकते हैं पठौनी विवाह, ये चढ़ विवाह का उल्टा है और ऐसा मुख्य धारा के समाज में देखने को नहीं मिलता। मुख्य धारा के समाज में देखने को नहीं मिलता। यह एक ऐसे प्रकार का विवाह है प्यारे दोस्तों, यह एक ऐसे प्रकार का विवाह है जहां दुल्हन जो है वो दूल्हे के घर में बारात जाती है लेकर के। ओके, दुल्हन द्वारा, नेतृत्व तो गलत लिखा हुआ है, दुल्हन द्वारा जो है वो दूल्हे के घर बारात लेकर जाया जाता है। राइट, मैरिज प्रोसेशन लेड बाय ब्राइड। ओके, मैरिज प्रोसेशन इज लेड बाय ब्राइड। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये एक बड़े इंपॉर्टेंट टाइप का विवाह है। चढ़ विवाह जहां दूल्हा बारात लेकर जाता है और पठौनी विवाह जहां दुल्हन बारात लेकर जाती है। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट विवाह है गोंडों में। इज दैट क्लियर? तीसरा है दोस्तों लमसेना विवाह। राइट, लमसेना विवाह दोस्तों, भीलों में मैंने आपको सेवा विवाह के बारे में पढ़ाया था। सेवा विवाह, ध्यान रखिएगा, और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि सेवा विवाह को अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से, अलग अलग नॉमेनक्लेचर से पुकारा जाता है। तो जो सब्जेक्ट मैटर सेवा विवाह का था, सेवा विवाह याद करिए, मैंने आपको बताया था कि हमारे यहां ट्राइबल्स में ऐसी परंपराएं हैं, ऐसी कुछ नॉर्म्स एंड कस्टम्स हैं कि यदि किसी के घर में लड़की नहीं है, इसका मतलब वह घर जो है अभिशप्त हो गया है। यदि कोई व्यक्ति, कोई परिवार कन्यादान कर पाने में असमर्थ है, यानी अपनी लड़की को किसी और घर नहीं बेच सकता, इसका मतलब उस घर के पास मातृ शक्ति का अभाव है। क्या है? मातृ शक्ति का अभाव। और लेकिन वो लड़की उसके यहां है, तो बराबर वो लड़के, मतलब दूसरे घर की कन्या अपने घर बुला सकता है, लेकिन अपने घर की कन्या किसी के यहां नहीं बेच सकता। तो ऐसे में लड़कों का विवाह नहीं होगा। लड़कों को अगर विवाह करना है तो जिस कन्या से विवाह करना है, पहले उनके घर जाइए, अपने इन लॉज को पूरी तरीके से परसुएट कीजिए,
अपने सेवा का मूल्य समझाइए, और जब आपकी सेवा से, सर्विस से सामने वाले यानी लड़की के माता और पिता संतुष्ट हो जाएंगे तो आपको आपका प्रायश्चित मिल जाएगा और फिर आपका विवाह भी संपन्न हो जाएगा। यदि आपके घर में लड़की नहीं है तो आपको यह सेवा विवाह करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं यहां पर लमसेना विवाह। वहां पर सिर्फ सेवा विवाह कहते थे और यहां पर उसे लमसेना विवाह कहते हैं, यानी मैरिज बाय सर्विस कहा जाता है, मैरिज बाय सर्विस। दूसरा दोस्तों दूध लौटावा विवाह। दूध लौटावा विवाह का मतलब यह है, यदि मेरे घर की कन्या किसी और घर में चली गई तो मेरे घर की कन्या जो है किसी और घर में चली गई तो अब उस घर की कन्या को मेरे घर में आना पड़ेगा, राइट, इस तरीके से। तो मतलब एक प्रकार से यदि मैंने मेरे घर की किसी कन्या का विवाह किसी एक्स फैमिली में कर दिया तो अब यह मैंडेटरी हो जाता है कि वो कर्ज, कन्यादान का कर्ज, वधु मूल्य का कर्ज या उस कन्यादान के कर्ज को चुकाएं और वहां से एक कन्या हमारे घर में विवाह करें ताकि जो है वो कर्ज चुकाया जा सके। अब आप देख सकते हैं इस प्रकार की फेमिनिस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो हमारे गोंड समुदाय में देखी जाती हैं, और ना केवल गोंड समुदाय में, जब पूरे जनजातीय संस्कृति में आपको यह चीज देखने को मिलेगी। अलग लेवल का फेमिनिज्म, एक अलग लेवल का नारी सम्मान और नारीत्व आपको हमारे पूरे जनजातीय समुदाय में देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो ये दूध लौटावा विवाह है। इसके बाद दोस्तों पिसौतर विवाह, थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिए आप सब, अजीब सी है, हिंदी में लिखा हुआ है पिसौतर विवाह। इसका मतलब है अपहरण विवाह। यदि कोई अवरोध प्रकट कर रहा है, यदि कन्या से आप विवाह करना चाहते हैं, यदि आप किसी कन्या से विवाह करना चाहते हैं और किसी प्रकार की कोई बाधा आ रही है, किसी प्रकार का कोई अवरोध आ रहा है, तो आप जाइए उसका अपहरण करके ले आइए और अपहरण करके उसके साथ विवाह कर लीजिए। इसे कहते हैं मैरिज बाय एब्डक्शन। ओके, इसे कहते हैं मैरिज बाय एब्डक्शन। ओके, तो पांचवा हो गया दोस्तों पिसातुर विवाह, और छठवां हो गया दोस्तों लमनाई विवाह। लमनाई विवाह का मतलब होता है घर जमाई। ओके, घर जमाई, लमनाई, जमाई थोड़ा राइम कर रहा है ना, लमनाई मतलब अब कोई लड़का जो है बेचारा कुछ नहीं करता है और उसने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने घर को, अपने माता पिता को छोड़ करके अब अपने इन लॉस के यहां रहूंगा, उन्हीं की सेवा करूंगा। मतलब लड़की आती है, सोचो कोई व्यक्ति लड़का चला जाए, घर जमाई बन जाए, तो उसे कहते हैं लमनाई विवाह। लमनाई, ओके, जमाई, ओके, यहां पे राइम कर गया तो आप देखिएगा लमनाई विवाह यानी घर जमाई विवाह। अब दोस्तों लमनाई और लमसेना में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इधर देखिए, लमनाई और लमसेना में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा देखिए, आप लोग कंफ्यूजन हो सकता है एग्जामिनेशन में, राइट। लमसेना में आपको साफ साफ दिख रहा है सेवा, लमसेना में सेना, सेवा, ऐसे, तो ये एक प्रकार का सेवा विवाह है, यानी मैरिज बाय सर्विस है। और लमनाई में आपको दिख रहा है साफ साफ लमनाई, जमाई, राइम कर रहा है, तो यहां पर जो लड़का है वो घर जमाई बनता है। तो लमनाई और इसमें थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, डिफरेंस है। ओके, तो ये 6 अलग अलग प्रकार के विवाह हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं, परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें, कोई प्रश्न है आपके तो आप सब मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक अब हम देखते हैं कुछ गोंड कस्टम्स को देखते हैं, गोंड कस्टम्स को देखने की कोशिश करते हैं। गोंड कस्टम्स क्या है हमारे, आइए गोंड कस्टम्स। सबसे पहले हम बात करते हैं घोटुल की। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं घोटुल की। दोस्तों घोटुल जो है वो गोंडों का कस्टम, गोंडों का जो है कल्चरल हाउस है, कल्चरल हाउस, ठीक, कल्चरल हाउस है गोंडों का। ओके, अब ये प्रश्न सीधे एग्जाम में आ सकता है और आ क्या सकता है, आया भी है। ओके, हमारे यहां ट्राइबल्स के कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कल्चर ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस, इन सबको सिखाने के लिए कुछ कुछ कल्चरल हाउसेस बनाए गए हैं। गोंडों ने अपने कल्चरल इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, उसी प्रकार कोलो ने अपने कल्चरल इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं। तो अलग अलग ट्राइब्स के कल्चरल इंस्टीट्यूशंस है जहां पर नए बच्चों को, जो नए नए बच्चे हैं जो आगे चलकर समाज के नीति निर्माता बनेंगे, उन नए बच्चों को आदिवासी संस्कृति, आदिवासी ट्रेडिशन, कल्चर, इथोस, प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशंस, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। इसे कहा जाता है कल्चरल हाउस, इससे कहा जाता है दोस्तों कल्चरल हाउस या सांस्कृतिक विकास गृह।
ओके, सांस्कृतिक विकास गृह। और गोंडों के जो कल्चरल हाउस है दोस्तों, इसे घोटुल कहा जाता है। ओके, जहां गोंडों के कस्टम्स कल्चर से रिलेटेड जो है वो सारी चीजें उन्हें सिखाई जाती हैं, टीच की जाती हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। इज दैट क्लियर? ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, मुरिया या मारिया ट्राइब में, मुरिया या मारिया ट्राइब में जो गोंडों की ही एक अति पिछड़ी जनजातीय समूह है। मुरिया या मारिया दोस्तों एक अलग से कोई सामाजिक समूह नहीं है, यह गोंडों की ही एक अति पिछड़ी जनजातीय समूह है। यह मुरिया और मारिया ट्राइब का भी जो कल्चरल हाउस है या सांस्कृतिक विकास गृह है दोस्तों, यह घोटुल ही है। इज दैट क्लियर? अब चाहे गोंड हो, चाहे वो मारिया हो, मुरिया हो, ओके, इनका जो कल्चरल यूथ हाउस है उसे घोटुल ही कहा जाता है। आई होप इट्स क्लियर। आगे चलते हैं दोस्तों। तो एक बार फिर से दोस्तों हम एक बार आपका, अच्छा, अब कुछ खाने पीने के बारे में बात करें। गोंडों का जो प्रिय पेय पदार्थ है, ध्यान रखिएगा, उसे पेज कहा जाता है। ओके, गोंडों का, सॉरी, मैंने पेय पदार्थ के बारे में बात की, ड्रिंक के बारे में बात की। आपको याद होगा दोस्तों, भीलों का जो मेन पदार्थ है, पेय पदार्थ है, उसे ताड़ी कहा जाता है, लेकिन गोंडों का जो फेवरेट ड्रिंक है उसे पेज कहा जाता है। तो यह भी याद रखिएगा, पेज जो है दोस्तों वो गोंडों का ड्रिंक है, और ताड़ी जो है वो भीलों का ड्रिंक है। इज दैट क्लियर? भीलों का दोस्तों ड्रिंक है। ओके, इसके अलावा कोडोकुट की जो मंडला और डिंडोरी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है, यह भी गोंडों का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण खान पान का एक फेवरेट फूड है। तो दोस्तों आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, आपके कोई प्रश्न हो तो आप सब पूछ सकते हैं। आपके यदि कोई प्रश्न हो तो आप सब पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज कुछ विशेष कारणों से मुझे थोड़ी क्लास 10 मिनट पहले छोड़नी पड़ रही है। मैं इस चीज के आगे कल कंटिन्यू करता हूं, तब तक आप इन सब चीजों को रिवाइज कर लीजिएगा, इन सब चीजों के बारे में रिवाइज कर लीजिएगा। जो बातें मैंने आप सबको सिखाई, आप इन सभी चीजों के बारे में आज घर जाकर अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, और कल हम इसके आगे का जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो दोस्तों चलिए, आज मुझे आप सब अलविदा कहिए। गोंड कंप्लीट नहीं है, कल हम लोग संभवतः गोंड ट्राइब्स को कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों हम गोंड ट्राइब्स को कंप्लीट कर देंगे। इज दैट क्लियर? चलिए दोस्तों, टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि आप सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट। कल मिलते हैं सेम टाइम, प्राइम टाइम।